11 माउंटेन हाउस। किसी की नज़र में न आने के लिए उन्होंने कई चक्कर लगाए और रात को ही पहुंचे। एड्रियन थोड़ा चिंतित था कि वहां रहने वाला परिवार आसपास होगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बचना चाहता था जो उसे थॉर्न परिवार के सदस्य के रूप में पहचान ले। सौभाग्य से घर पर कोई नहीं था। उसे इस बात पर विचार करने का समय नहीं मिला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने जल्दी से बच्चों को घर के अंदर ले जाया। उनके अंदर जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। बच्चों के तनावग्रस्त शरीर भी स्पष्ट रूप से शिथिल हो गए थे। वे पूरे दिन घूमते रहे थे और एड्रियन बता सकता था कि वे थके हुए थे। जेसन अभी भी ठीक था क्योंकि वह क्यूई संघनन क्षेत्र में था, हालांकि ओलिविया अभी भी एक नश्वर थी। इसके बावजूद उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। इससे एड्रियन थोड़ा हैरान हुआ और उसके प्रति उसका दृष्टिकोण थोड़ा सुधर गया। हालांकि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने शहर से भागने के लिए अंधेरे की आड़ का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वह उन दोनों को इमारत के तहखाने में ले गया जहां एक संरचना स्थापित की गई थी। पिछले वाले की तरह इस संरचना का उपयोग शहर से बिना पकड़े जाने के लिए किया जा सकता था। बिना समय बर्बाद किए उसने स्पिरिट स्टोन का एक गुच्छा निकाला और संरचना को सक्रिय किया। चूंकि एक ही समय में कई व्यक्ति इसका उपयोग कर रहे थे, इसलिए इसे चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा सामान्य से कई गुना अधिक थी। उसके पास जो संरचना क्रिस्टल था वह पर्याप्त नहीं होगा। सौभाग्य से क्यूई पत्थरों का उपयोग शेष ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जा सकता था। उसे नहीं पता था कि कितनी आवश्यकता है, इसलिए उसने संरचना में बड़ी मात्रा में क्यूई पत्थर डाल दिए। हजारों क्यूई पत्थर हवा से प्रकट हुए और संरचना के अंदर एक छोटे से पहाड़ में ढेर हो गए। एड्रियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्टोरेज रिंग की लगभग आधी सामग्री खाली कर दी थी। ये राशि एक कमजोर गोल्डन कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक की पूरी जीवन बचत के बराबर थी। हालांकि एड्रियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यह उसकी और उसके भाई बहनों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है तो यह इसके लायक था। संरचना जगमगा उठी और एक चमकदार रोशनी निकली जिसने उनके कार्यों को उजागर करने की धमकी दी। सौभाग्य से वे घर के तहखाने में थे। क्यूई पत्थर हजारों की संख्या में धूल में बदलने लगे क्योंकि उनके अंदर की ऊर्जा संरचना को शक्ति देने के लिए बाहर निकल गई। एक तेज आवाज के साथ वे तीनों गायब हो गए। धूल का ढेर और कुछ हजार क्यूई पत्थर पीछे छोड़ गए जो इस बात का एकमात्र सबूत थे कि वे कभी वहां थे। ऐसा लग रहा था कि घर के मालिक को उस दिन घर आने पर एक सुखद आश्चर्य होने वाला था। इस बार वे शहर के पश्चिम में पहाड़ पर एक पत्थर के कमरे में दिखाई दिए। कमरा खाली था, जिसमें बिस्तर और कुर्सी जैसी कुछ सुविधाएं ही मौजूद थीं। दीवारें क्रिस्टल से भरी हुई थी जो एक नर्म चमक उत्सर्जित करती थी जो इसे रोशन करती थी लेकिन बहुत उज्ज्वल नहीं थी। उन तीनों ने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे थकान से भर गए थे। बच्चों ने बिस्तर पर कूदने से पहले उसका इंतजार भी नहीं किया और तुरंत सो गए। ये देखकर एड्रियन की हल्की हंसी फूट पड़ी। वह उनकी तरह तुरंत सो नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने आसपास की चीजों को तलाशना शुरू कर दिया। वह कमरे से बाहर निकला और उसके ठीक बगल में ऐसे ही लोगों को पाया। उसने एक एक करके सभी को चेक किया और पाया कि कई गोदाम आपूर्ति से भरे हुए थे। इससे उसकी चिंताएं थोड़ी कम हुई। आगे की यात्रा लंबी होने वाली थी, इसलिए आपूर्ति होना वाकई मददगार होगा। ये सब खत्म होने के बाद वह भी नींद के बोझ तले दब गया। एड्रियन कुछ समय बाद उठा। वे अभी पहाड़ के अंदर थे, इसलिए वह समय नहीं बता सका, लेकिन अपनी जैविक घड़ी से वह जानता था कि यह पहले से ही एक नया दिन था। उसने कमरे में झांका जिसमें बच्चे थे और पाया कि वे अभी भी सो रहे थे, एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वह अपने अंदर उमड़ रही सभी नकारात्मक भावनाओं को मजबूती से दबा रहा था। मेरे पास शोक करने का समय नहीं है। मुझे अभी भी हमें कहीं सुरक्षित ले जाना है। उसने अपने आंसू रोकते हुए मन ही मन सोचा। अपना सिर हिलाते हुए वह कल ही मिली रसोई में गया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वह वास्तव में मास्टर शेफ नहीं था, लेकिन वह कुछ अच्छा बनाना जानता था। मिस्टी माउंटेन में बिताए समय ने उसे खाना पकाने सहित कई तरह के जीवन कौशल सिखाए थे। जैसे ही उसके खाना पकाने की खुशबू वातावरण में फैली, दोनों सो रहे बच्चे धीरे धीरे जाग गए। ओलिविया अपनी आंखें मल रही थी, जबकि वह स्वादिष्ट खुशबू के स्रोत का पता लगा रहा था। उसने जल्द ही एड्रियन को रसोई में पाया, जहां वह उनके लिए भोजन परोस रहा था। बड़े भाई, नहीं, उसकी छोटी सी आवाज ने शर्म से पुकारा। उसे अभी भी उसे इस तरह से संबोधित करने की आदत नहीं थी। आखिरकार एक दिन ही बीता था।
उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस उसे देखकर मुस्कुराया और उसे बैठने का इशारा किया। उसने वैसा ही किया और जल्द ही उसके सामने भाप से भरा गर्म भोजन था। छोटी लड़की अनजाने में लार टपकाने लगी और फिर उसने अपने बर्तन उठाए और बिना किसी हिचकिचाहट के खाने में डूब गई। कुछ मिनट बाद जेसन अंदर आया और उसकी हरकतें ओलिविया जैसी ही थीं। एड्रियन भी मेज पर बैठ गया और तीनों भाई बहन खाना खाने लगे। भले ही वे चुप थे, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण था, जिसने सभी की नसों को शांत कर दिया। उन्हें खाना खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा और वे सभी फ्रेश होने के लिए चले गए। सौभाग्य से पहाड़ में ये छिपी हुई जगह बाथरूम सहित सभी बुनियादी सुविधाओं से भरी हुई थी। जब वे सब खा चुके तो उन्होंने अपने कपड़े पहने। आमतौर पर पहने जाने वाले आकर्षक और शानदार परिधानों के बजाय इस बार उन्होंने केवल साधारण काले रंग के लबादे पहने थे। फिर एड्रियन उन्हें बाहर ले जाने वाले रास्ते में ले गया। रास्ते के अंत में उसने एक बड़ा पत्थर हटाया जो प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। प्रकाश की किरणें उन पर चमकी क्योंकि वे आखिरकार बाहरी दुनिया की ताज़ी हवा में सांस ले सकते थे। हालांकि उन्होंने नज़ारे को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। राक्षसी साधक अभी भी पास ही थे, इसलिए वे किसी भी दुर्घटना से बच नहीं सकते थे। हालांकि वे थोड़ी दुविधा में थे। फ्लोटिंग क्लाउड महाद्वीप की भूमि बहुत बड़ी थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना आमतौर पर जादुई जानवरों की सवारी या कलाकृतियों की सहायता से किया जाता था। 12 पीछे हटना। वस्तुतः कोई भी पैदल यात्रा करना नहीं चाहेगा। ये खतरनाक और समय लेने वाला दोनों था। डाकुओं और जादुई जानवरों से घात लगाना असामान्य नहीं था। यही कारण था कि यात्रा करते समय पर्याप्त ताकत की भी आवश्यकता होती थी। इसलिए व्यापारी आमतौर पर शहर से शहर जाते समय बड़े काफिले किराए पर लेते थे। अब एड्रियन के पास न तो कोई यात्रा करने वाला सामान था और न ही कोई जादुई जानवर। इससे वह अपने अगले कदम के बारे में थोड़ा उलझन में पड़ गया। आखिरकार उसने जंगल से होकर यात्रा करने का फैसला किया। हालांकि पहले से ही पक्के रास्ते पर चलने के बजाय उसने एक नया, बहुत तेज रास्ता चुना। वह महीनों तक यात्रा करके समय बर्बाद नहीं कर सकता था। हालांकि वह इसे संभाल सकता था, लेकिन बच्चे नहीं। अपना फैसला करने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें जंगल में ले गया। इस बीच थोर्न शहर में पूरे शहर में अशांति की लहर फैल चुकी थी। कई व्यापारी शहर से बाहर न निकल पाने के कारण नाराज थे। अधिक प्रभावशाली लोग शिकायत करने के लिए थोर्न परिवार के पास जाने पर भी विचार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने फिर भी खुद को रोक लिया। स्थिति अभी इतनी भयावह नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। शहर में तबाही मचा रहे काले लिबास वाले लोगों के साथ उन्हें यकीन था कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि थोर्न परिवार से कोई खबर न मिलने पर वे केवल अटकलें ही लगा सकते थे। जब दोपहर हुई तो अचानक स्थिति उत्पन्न हुई। जादुई जानवरों द्वारा संचालित कई गाड़ियां अचानक बाहर निकल आईं और शहर के द्वार खुल गए। अचानक हुई स्थिति ने निवासियों, खासकर शहर के द्वारों के पास रहने वाले लोगों में हंगामा मचा दिया। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह कितना बेतुका था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे व्यापारी थे जो द्वार खुलने से इतने उत्साहित थे कि वे फिर से बंद होने के डर से जल्दी से चले गए। विचित्र होते हुए भी स्पष्टीकरण उचित लग रहा था। मामला कुछ समय के लिए ही आश्चर्यजनक था, फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। सभी को खुशी हुई कि पिछले कुछ दिनों से परेशानी पैदा करने वाले काले वस्त्रधारी व्यक्ति अब सड़कों पर नहीं पाए जा सकते थे। इस घटना ने निवासियों को खुश कर दिया, क्योंकि उन्हें उनसे कई तरह के नुकसान हुए थे। उन्हें लगा कि यह थोर्न परिवार ही था जिसने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई की। थोर्न शहर के निवासियों को पता नहीं था कि शहर छोड़ने वाले व्यापारी नहीं थे, बल्कि राक्षसी साधक थे। पैट्रियार्क के टोकन की तलाश में पूरा दिन बिताने के बाद एल्डक्रो ने आखिरकार वापस जाने का दर्दनाक फैसला किया। वे पहले से ही बहुत लंबे समय से शहर में थे। इससे आगे और वे खोजे जाने का जोखिम उठा सकते थे। भले ही वह जानता था कि उसे दंडित किया जाएगा, फिर भी सजा मौत से बेहतर थी। बेशक राक्षसी साधकों के कठोर स्वभाव के कारण मौत अभी भी सामने थी, फिर भी संभावित मौत एक निश्चित मौत से बेहतर थी। राक्षसी साधकों से भरी कई गाड़ियां बिखरी हुई थीं, प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। चूंकि वे बहुत अधिक थे, इसलिए एक साथ चलने से उन पर बहुत अधिक ध्यान जाएगा। इस प्रकार शहर छोड़ने के बाद वे सभी अलग अलग भागने के रास्ते चुनते हैं। उन भागने के रास्तों में से एक जंगल का रास्ता था जिस पर एड्रियन और बच्चे थे। चूंकि वे केवल कुछ घंटों के लिए यात्रा कर रहे थे, इसलिए वे बहुत दूर नहीं गए थे।
जिस रास्ते पर वे जा रहे थे वह अभी भी जंगल से गुजरने वाली पक्की सड़क के बहुत करीब था। तभी उन्हें जानवरों की दहाड़ और गाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के एड्रियन दोनों बच्चों को ले आया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। वे 3 गाड़ियों की आवाज़ सुनकर सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। ये पुष्टि करने के बाद कि वे उनसे बहुत दूर चले गए हैं, उन तीनों ने राहत की सांस ली। वे खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि उन गाड़ियों में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था जो उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। जानवरों की जानी पहचानी आवाज़ फिर से सुनने में उन्हें आधा घंटा लग गया। हालांकि इस बार यह बहुत कम थी। इस बार मौजूद जानवरों की संख्या पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से कम थी। फिर भी उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया। ड्रिल से परिचित बच्चों ने एक खोखला तना वाला एक बड़ा पेड़ पाया। वे जल्दी से अंदर घुस गए और एड्रियन ने प्रवेश द्वार को लकड़ी के कुछ लट्ठों से ढक दिया। वे कुछ देर तक चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे, एक दूसरे को संबोधित नहीं करते। लगभग 15 मिनट के बाद उन दोनों ने अचानक एक ही दिशा में अपना सिर घुमाया और दूर की ओर देखने लगे। इस बार वह उनके साथ नहीं छिपा। उसके पास एक योजना थी और वह इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण करना चाहता था। वह जल्दी से भागा और बिना ज्यादा समय बर्बाद किए जंगल के रास्ते पर वापस आ गया। एक ऊंचे पेड़ के ऊपर खड़े होकर वह काफी दूर तक देख सकता था। निश्चित रूप से इस बार केवल एक ही गाड़ी गुजर रही थी। उसने पहले गाड़ियों से एक भयावह आभा महसूस की थी, जिससे उसे यकीन हो गया कि वे राक्षसी साधक थे। विशेष रूप से वे राक्षसी साधक जिन्होंने थॉर्न सिटी पर हमला किया था। उसने पहले कोई कदम नहीं उठाया था क्योंकि वह संख्या में बहुत अधिक था, लेकिन अगर यह एक ही गाड़ी है, यह विचार उसके मन में कौंध गया और उसके भीतर हत्या की भावना की लहर उठ गई। वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा। उसने जल्दी से अपने कपड़े खुरदरे किए और अपने शरीर को गंदा किया। उसने शरीर के कुछ हिस्सों को फाड़ भी दिया। ये सब उसे बहुत दुखी दिखा रहा था। फिर वह सड़क पर आया और अपने हाथों को उन्मत्तता से हिलाना शुरू कर दिया। इस क्रिया ने स्वाभाविक रूप से गाड़ी में बैठे राक्षसी साधकों का ध्यान आकर्षित किया। तुरंत उन्होंने उसे देखा और वे तनाव में आ गए और पहले से ही अपने हथियार निकाल लिए थे। हालांकि ये केवल नींव स्थापना क्षेत्र का एक व्यक्ति था। सिवाय इसके कि वह थोड़ा युवा दिख रहा था, उसके बारे में कुछ भी विशेष या खतरनाक नहीं था। उन्होंने अपनी गाड़ी उसके सामने रोक दी, उत्सुकता से कि उसने उन्हें क्यों रोका। 5 राक्षसी साधक गाड़ी से उतरे। उनकी आंखें संदेह और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। केवल ड्राइवर ही बचा था जो गाड़ी के आगे बैठा था, क्योंकि उसे जानवरों की लगाम थामनी थी। साथी दाऊवादियों, रुकने के लिए धन्यवाद। मैं और मेरा परिवार कुछ दिन पहले इसी रास्ते से यात्रा कर रहे थे जब हम पर डाकुओं ने हमला किया। मैं भाग्यशाली था कि भागने का रास्ता ढूंढ पाया। कृपया मुझे अगले शहर तक आपके साथ चलने दें। मेरे पास अभी भी मेरे स्टोरेज रिंग में कुछ स्पिरिट स्टोन बचे हैं। आप सब ले सकते हैं। बस मुझे अपने साथ चलने दें। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं करूंगा। एड्रियन ने जीवन भर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कहा। तेरा प्रदर्शन। जैसे ही 5 लोगों ने एड्रियन की बातें सुनी, वे जोर से हंसने लगे। उनके मन में जो भी सावधानी थी वह गायब हो गई क्योंकि वे एड्रियन पर लगातार हंसते रहे। साथी दाऊवादियों, इसमें क्या मजाक है? एड्रियन ने पूछा और उसका चेहरा संदेह में बदल गया, अपनी मौजूदा स्थिति के साथ पूरी तरह से मेल खाता हुआ। हे, हम आपकी बदकिस्मती पर हंस रहे हैं, उनमें से एक ने हंसी के बीच में कहा। सच में, डाकुओं से बचकर हमसे मिलने के लिए उसका क्या दुर्भाग्य है। मुझे उस आदमी के लिए लगभग बुरा लग रहा है, दूसरे ने जवाब दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन सभी ने अपनी आभा को छोड़ दिया और अपने भीतर की राक्षसी सार को अपने आसपास के वातावरण में फैलने दिया। जैसे ही एड्रियन ने उन भयावह आभाओं को महसूस किया, उसका चेहरा संदेह से सदमे में और अंत में आतंक में बदल गया। वास्तव में ऑस्कर योग्य प्रदर्शन। जो भी हो, बिना किसी हिचकिचाहट के वह पलटा और दूसरी दिशा की ओर पागलों की तरह भागा। राक्षसी साधक केवल हंसे, इससे पहले कि उनमें से 3 अपने शुरुआती स्थानों से गायब हो गए। वे कुछ दूरी पर दिखाई दिए, ठीक उसी दिशा में जहां एड्रियन भाग रहा था। वह अब बीच में फंस गया था। हालांकि ये बिल्कुल उसकी योजना थी। तीनों राक्षसी साधकों ने सोचा कि वह घबरा रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है कि वह कहां जा रहा है। हालांकि जब वह उनसे लगभग 1 दर्जन मीटर दूर था तो उसने अचानक गति बढ़ा दी। पलक झपकते ही वह बीच में राक्षसी साधक के सामने आ गया। ऐसा लग रहा था कि हमने 2 वरिष्ठों को इंतजार करवाया है।
वूश! एड्रियन के एक क्षैतिज वार ने उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बिना किसी व्यर्थ हरकत के एड्रियन ने तलवार को तिरछे घुमाकर दाईं ओर के आदमी की ओर घुमाया। वह आदमी अभी भी चौंका हुआ था। इससे पहले कि तलवार उसके कंधे से होते हुए उसके दिल तक पहुंच जाए, प्रतिक्रिया नहीं कर सका। शरीर के जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना एड्रियन तीसरे राक्षसी साधक की ओर झपटा। हालांकि इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था। जैसे ही तलवार उसके शरीर को छेदने वाली थी, वह व्यक्ति घातक हमले से बचने में सफल रहा। हालांकि वह बिना चोट के नहीं बचा। तलवार उसके हाथ को छेदती हुई निकल गई और हल्की हरकत से वह कट गई। पूरा इलाका खामोश हो गया क्योंकि अभी अभी जो दृश्य सामने आया था उसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। ये टकराव कुछ ही सेकंड के अंतराल में हुआ, जिससे शेष दो साधक समय पर मदद नहीं कर पाए। ये बहुत जल्दी हुआ। एड्रियन ने कुछ ही सेकंड के अंतराल में 3 राक्षसी साधकों को मार गिराया, जिनके सभी साधना स्तर उससे ज्यादा थे। बीच में मौजूद व्यक्ति फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। फिर भी वह कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था। अन्य दोनों फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। फिर भी उसके शिकार हो गए। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने बाकी लोगों को अवाक और बेचैन कर दिया। आह! जिस आदमी ने अभी अभी अपना हाथ खोया था, उसकी चीखें सभी को उनकी हैरानी से बाहर ले आईं। बचे हुए 2 लोगों में से एक के माथे पर एक शिकन दिखाई दी और उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? एड्रियन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए घायल आदमी की ओर दौड़ लगाई। मौका न चूकने वाले एड्रियन ने तेजी से अपना कदम बढ़ाया। रुको, मत आओ! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एड्रियन पहले से ही उसके सामने था। इस बार उसका निशाना चूका नहीं क्योंकि उसकी तलवार सीधे उसके दिल में जा धंसी। जैसे ही एड्रियन ने धीरे से अपनी तलवार उस आदमी के दिल से निकाली, उसने अपना ध्यान बाकी 2 लोगों की ओर लगाया। जब उसने देखा कि एड्रियन उसे अनदेखा कर रहा है, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके अंदर गुस्से की लहर उठ रही थी। वह उस पर चिल्लाने ही वाला था कि उसका साथी अचानक चिल्लाया, लानत है, तुम खुद को क्या समझते हो? दूसरा बचा हुआ आदमी गुस्से में चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज में डर की एक बहुत ही सूक्ष्म झलक थी। और यह सही भी था। वह समूह में सबसे कमजोर था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर होने के कारण उसके बचने की संभावना सबसे कम थी। उसने सोचा था कि चूंकि वे एक ही क्षेत्र में थे, इसलिए उनकी ताकत भी एक ही स्तर पर होगी। हालांकि वास्तविकता उसके चेहरे पर एक तमाचा की तरह थी। खुद की बात तो दूर, उसके बड़े भाई भी इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते थे और बिना किसी बचाव के ही मारे गए। निश्चित रूप से उसके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई थीं। उसके बगल में समूह का नेता खड़ा था, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। यही एकमात्र कारण था कि वह अभी भी इतना आश्वस्त था कि खड़ा रह सका। एड्रियन की ठंडी आंखें उस पर टिकी थीं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फीले स्नान में डूब गया हो। उसका शरीर कांप उठा और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। हम्फ! अपने दल के सदस्य की हरकतों को देखकर नेता ने अपनी आभा को प्रकट करने से पहले एक ठंडी सांस ली। उसके शरीर से राक्षसी कीड़ी की लहरें निकलीं, जिससे एड्रियन का ध्यान आखिरकार उसकी ओर गया। चूंकि तुम बात नहीं करना चाहते, इसलिए मैं तुमसे बात करवाता हूँ। वह एड्रियन की ओर दौड़ा और पलक झपकते ही उसके सामने था। नीचे की ओर झुकते हुए उसने अपनी बड़ी तलवार घुमाई और एड्रियन के सिर पर निशाना साधा। हालांकि वह तैयार था, फिर भी एड्रियन उस आदमी की गति से चौंक गया। वह केवल चकमा देने में सक्षम था, हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही वह किनारे की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि हवा उसके गाल को छू रही है और तलवार ने उस जगह को तोड़ दिया जहां वह खड़ा था। उसने एक कदम पीछे हटकर उन दोनों के बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश की। हालांकि नेता को यह मंजूर नहीं था। उसने हार नहीं मानी और वह उसके करीब आ गया, एक बार फिर अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाते हुए। एड्रियन सिर्फ चकमा दे सकता था क्योंकि वह नेता के हमलों से बचने की कोशिश करते हुए पीछे हटता रहा। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम कुछ खास नहीं हो। क्या कुछ समय पहले तुम में लड़ने का जोश नहीं था? चलो, चकमा देने के अलावा कुछ और करो। राक्षसी साधकों के नेता ने एड्रियन को ताना मारते हुए हंसा। वह शुरू में उससे सावधान था, लेकिन अब वह सब फीका पड़ गया था। एड्रियन को सिर्फ चकमा देने में सक्षम देखकर उसे हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा हो गया। इस एहसास ने उसे पागलों की तरह झूलना शुरू कर दिया, एड्रियन को पकड़ने की कोशिश में।
हालांकि एड्रियन उसके लिए बहुत फुर्तीला था। वह ज्यादातर हमलों को चकमा देता था और कभी कभी तलवार का इस्तेमाल करके तलवार के वार को रोकता था। ये नाजुक संतुलन लगभग 15 मिनट तक जारी रहा। नेता के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं क्योंकि उसकी सांसें अनियमित हो गई थीं। 14 राक्षसी मार्शल कौशल। ये दृश्य एड्रियन को प्रसन्न कर गया। यही वह था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका सारा भागदौड़ सिर्फ इसलिए था ताकि वह राक्षसी साधकों के नेता को थका सके। उस विशाल तलवार को घुमाना निश्चित रूप से भारी पड़ सकता था, खासकर तब जब वह इसे बेतहाशा कर रहा था। वह लड़ाई की शुरुआत से ही उसे देख रहा था। उसकी तलवारबाजी का कौशल सबसे अच्छा और बुनियादी था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तलवारबाजी का अभ्यासी था, एड्रियन उसकी तलवारबाजी में कई खामियां बता सकता था। बहुत सारी ऊर्जा और हरकतें बर्बाद हो रही थीं। उसने ये भी अनुमान लगाया कि इस आदमी ने कभी तलवारबाजी सीखी ही नहीं थी। और वह सही था। राक्षसी साधकों के इस नेता ने तलवारबाजी सीखी ही नहीं थी। वह तलवार का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह अच्छी लगती है। अपने सिर पर निशाना साधे गए एक बड़े तलवार के वार से बचने के बाद एड्रियन ने अपना जवाबी हमला शुरू किया। बहुत तेजी से आगे की ओर झपटा और उसका गला चीरने की कोशिश की। इस हमले ने राक्षसी साधकों के नेता को चौंका दिया, और सही भी था। इससे पहले एड्रियन मुश्किल से उसके हमलों से बच पाया था। एड्रियन ने जो भी चालें चली, वे हमेशा आखिरी सेकंड में की गईं। इससे उसे भ्रम की झूठी भावना हुई कि वह एड्रियन को घेर रहा है और अब कुछ ही समय में वह बच नहीं पाएगा। हालांकि ये भी एड्रियन द्वारा बिछाया गया जाल था। चमकती तलवार को तेजी से अपने गले की ओर आते देख वह घबरा गया। आखिरी कोशिश में वह अपनी तलवार से तलवार को दूर भगाने में सफल रहा। हालांकि उसके जल्दबाजी भरे बचाव ने उसे असंतुलित कर दिया। खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। झुंझलाहट में कुछ शब्द बोलते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम आखिरकार वापस लड़ने जा रहे हो? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। सच में वह एड्रियन की तलवार के वार के पीछे की शक्ति से हैरान था। यह उसके अपने वार के बराबर या उससे ज्यादा महसूस हुआ। उसका दिल उथल पुथल में था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर का ये साधक ताकत में उससे कैसे मुकाबला कर सकता है। वह ये भी सोचने लगा कि वह कौन था। थॉर्न सिटी के पास उनके स्थान की निकटता को देखते हुए उसके दिल में पहले से ही कुछ अटकलें थीं। हालांकि वह अपने अनुमान के बारे में निश्चित नहीं हो पा रहा था। एड्रियन ने उसके तानों का जवाब नहीं दिया और बस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उसकी ओर दौड़ा। पलक झपकते ही वह एक बार फिर उसके सामने था। उसकी तलवार नीचे गिर रही थी। राक्षसी साधक चकमा नहीं दे सका और उसे अपनी तलवार से फिर से रोकना पड़ा। डिंग! 2 तलवारों के आपस में टकराने पर एक तेज धातु की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसकी तरफ से एक और तलवार की रोशनी हमला कर रही थी। वह तलवार से बचने के लिए आखिरी क्षण में अपने शरीर को मोड़ने में कामयाब रहा। हालांकि वह इससे पूरी तरह नहीं बच सका। उसकी कमर पर एक छोटा सा घाव दिखाई देने के साथ ही खून बहने लगा। राक्षसी साधकों का नेता दर्द से कराह उठा और पीछे की ओर छलांग लगाकर उनसे कुछ दूरी बनाने लगा। हालांकि एड्रियन उससे गोंद की तरह चिपका रहा। उसने उसकी हर हरकत पर नजर रखी और उसे एक पल भी आराम नहीं करने दिया। पलक झपकते ही स्थिति उलट गई। राक्षसी साधक अब चकमा देने और रोकने के लिए हाथ पांव मार रहा था। अन्य राक्षसी साधक, जो शुरू में शांत और आश्वस्त थे, धीरे धीरे असहज महसूस करने लगे। स्थिति में बदलाव बहुत अचानक हुआ। अपने नेता पर उनका भरोसा तेजी से कम होता जा रहा था क्योंकि वे देख रहे थे कि उसे अपने से 4 स्तर नीचे के किसी व्यक्ति के खिलाफ रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ रहा है। अनजाने में वे पीछे हटने लगे। कोचमैन ने जादुई जानवरों की लगाम कसकर पकड़ ली और चुपके से भागने का रास्ता बनाने की योजना बना रहा था। एड्रियन अपने हमले में अथक था। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर कभी भी साफ वार नहीं कर पाया, लेकिन इससे उसका हमला रुका नहीं। ये बिना किसी योग्यता के नहीं था। राक्षसी साधक के शरीर पर कई छोटे छोटे घाव देखे जा सकते थे क्योंकि वह हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके काले वस्त्र पहले से ही लाल रंग में रंगे हुए थे और उसकी सांसें भारी थीं। उसका मूड खराब था और उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। अंत में जब वह इसे और सहन नहीं कर सका तो उसने जोर से दहाड़ लगाए। लानत है, देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है। उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में राक्षसी कीवी निकली, जिससे एड्रियन ने कुछ समय के लिए अपना हमला रोक दिया और पीछे हट गया।
ये स्पष्ट था कि यह राक्षसी साधक का अंतिम प्रयास था। राक्षसी क्यूई जल्दी से उसकी बड़ी तलवार के चारों ओर जमा हो गई, जिससे ब्लेड पहले से भी बड़ा हो गया। बड़ी हरकतों के साथ उसने चिल्लाते हुए अपनी तलवार को नीचे की ओर घुमाया। डार्क डेमोनिक स्लैश। विशाल ब्लेड से एक डार्क तलवार की रोशनी निकली जो आश्चर्यजनक गति से एड्रियन की ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तलवार की रोशनी पहले से ही उसके सामने थी। एड्रियन मुश्किल से साइड स्टेप करके बच पाया। तलवार की रोशनी उसके पीछे जंगल में जा गिरी, जिससे उसके रास्ते में आने वाले पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये कुछ 100 मीटर तक जारी रही और फिर आखिरकार गायब हो गई। एड्रियन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह अपने वस्त्र के कोने को घूर रहा था जो तलवार की रोशनी के संपर्क में आया था। वह क्षेत्र जला हुआ लग रहा था और राक्षसी आभा लगातार कपड़े को खराब कर रही थी। यही एक कारण था कि लोग राक्षसी साधकों से नफरत करते थे। उनके तरीके भयावह थे और उनकी क्यूई कमजोर व्यक्तियों के लिए घातक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के एड्रियन ने कपड़े के उस हिस्से को काट दिया और अपना ध्यान वापस राक्षसी साधक की ओर लगाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांस उखड़ रही थी। ये स्पष्ट था कि तकनीक ने उस पर भारी असर डाला। वह शायद इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही इस्तेमाल कर सकता है। एड्रियन ने मन ही मन अनुमान लगाया। बेशक ये सामान्य था। एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक की क्यूई क्षमता के साथ कुछ बार ही उसकी अधिकतम क्षमता थी। यह मार्शल कौशल का लाभ और नुकसान दोनों था। हालांकि उनके पास बहुत शक्ति थी, लेकिन बदले में उन्हें बहुत ऊर्जा की भी आवश्यकता थी। एक साधारण साधक, चाहे वह रूढ़िवादी हो या राक्षसी, अपनी क्यूई को पूरी तरह से खत्म करने से पहले इसे केवल कुछ बार ही इस्तेमाल कर सकता है। सृजन कठिन है, मुझे खुश करो। 15 शहर में हंगामा। जैसे कि उसके शब्दों की पुष्टि करने के लिए राक्षसी साधक ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया। एक आदमी बनो और चकमा देना बंद करो, कमीने। फिर से उसने अपनी तलवार पर राक्षसी क्यूई की एक बड़ी मात्रा जमा करना शुरू कर दिया। एड्रियन, उसके तानों से बेपरवाह, पहले से ही उसकी ओर पागलों की तरह दौड़ रहा था। जबकि स्थिति खतरनाक थी, इसने एक अवसर भी प्रस्तुत किया। एक ऐसा अवसर जिसे एड्रियन चूकना नहीं चाहता था। जब वो उससे कुछ दर्जन मीटर दूर था, राक्षसी साधक ने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई और एड्रियन की ओर एक और तलवार की रोशनी भेजी। इस बार स्थिति पहले से ज्यादा खतरनाक थी। एड्रियन की सारी इंद्रियां सतर्क थीं और जब उसने उसे अपनी तलवार घुमाते देखा तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। अपनी पूरी शक्ति के साथ एड्रियन ने हवा में ऊंची छलांग लगाई, एक फ्रंट फ्लिप किया, ठीक उसी समय जब राक्षसी तलवार की रोशनी ने उसके नीचे कहर बरपाया। उसके कपड़ों की नोक तलवार की रोशनी से टकराए, जिससे वे जल गए और राक्षसी क्यूई से उसमें जंग लग गई। हालांकि एड्रियन को उस समय इसकी परवाह नहीं थी। अपने पलटने की गति से उसने अपनी तलवार राक्षसी साधकों के नेता पर गिरा दी। एड्रियन की दुस्साहसिक हरकत को देखकर अभी भी सदमे में पड़ा राक्षसी साधक किसी भी तरह का बचाव करने के लिए बहुत कमजोर और थका हुआ था। वह केवल ऊपर देख सकता था और जैसे ही उसकी दृष्टि चांदी की तलवार से अंधी हो गई, उसके अंदर डर और पछतावे की भावनाएं उबलने लगीं। स्लैश। चांदी की तलवार उसके सिर को चीरती हुई धड़ तक पहुंच गई। वह सीधे 2 टुकड़ों में बंट गया। उसके शरीर के 2 हिस्से एक दूसरे के बगल में गिरने से हर जगह खून बिखर गया। शांति। पूरा इलाका शांत हो गया क्योंकि कुछ बचे हुए दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी खतरनाक राक्षसी साधक अब मृत अवस्था में फर्श पर पड़ा था। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण में राक्षसी साधक ने भय की लहर को महसूस किया जब उसने एड्रियन से आंखें मिलाईं, जो पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने पलटकर भागने की कोशिश की। बड़ी गलती। कुछ ही सांसों के बाद एड्रियन उसके ठीक पीछे था। खून की बदबू ने उसे घेर लिया और उसे लगा कि उसकी मौत करीब आ रही है। एड्रियन ने उस पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से उसका सिर काट दिया। उसका शरीर कुछ और मीटर तक भागता रहा और अंत में जमीन पर गिर गया। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था, गाड़ी का कोचमैन। क्यूई संघनन चरण में साधना के साथ वह उल्लेख करने लायक भी नहीं था। नरक, यहाँ तक कि जेसन भी शायद उसे नीचे गिरा सकता था। वह भी यह जानता था, यही वजह थी कि उसने गाड़ी का उपयोग करके भागने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह कोशिश भी कर पाता, एड्रियन पहले ही उस पर झपट पड़ा था। अपनी तलवार के एक तेज वार से उसने बिना किसी दया के उसका जीवन समाप्त कर दिया। अब वास्तव में सन्नाटा था। एड्रियन ने अपने आसपास पड़े शवों को देखा। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो।
इस लड़ाई ने उसे अपनी कुछ दबी हुई कुंठाओं से राहत दिलाई थी जो उसके अंदर जमा हो रही थी। अपने परिवार के विनाश में भाग लेने वाले इन राक्षसी साधकों को मारने से उसे थोड़ी खुशी मिली। ये बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार से खून पोंछने से पहले खुद से सोचा। वह गाड़ी से नीचे उतरा और 2 जादुई जानवरों की लगाम थाम ली। आमतौर पर जादुई जानवर किसी अनजान व्यक्ति को उनका नेतृत्व करने की अनुमति नहीं देते, लेकिन इस बार यह अलग था। अपनी कम बुद्धि के बावजूद वे सहज रूप से एड्रियन से खतरे की भावना महसूस कर सकते थे। इस तथ्य के साथ कि उन्होंने अभी अभी उसका नरसंहार देखा था, वे आज्ञाकारी थे और बिना किसी उपद्रव के उसका अनुसरण कर रहे थे। एड्रियन स्वाभाविक रूप से इस परिणाम से खुश था और उसने अपना ध्यान वापस राक्षसी साधकों की ओर मोड़ने से पहले उन्हें धीरे से थपथपाया। वह उनके शवों के पास गया और एक के बाद एक उनकी तलाशी ली। 5 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के असली साधकों ने अपनी कमर में स्टोरेज बैग बांध रखे थे। चूंकि वे केवल निम्न स्तर के राक्षसी साधक थे, इसलिए वे स्टोरेज रिंग भी नहीं खरीद सकते थे। कोचमैन के पास स्टोरेज बैग भी नहीं था। उसने 2 जादुई जानवरों को उस जगह ले जाने से पहले अपना सिर हिलाया जहां जेसन और ओलिविया छिपे हुए थे। गाड़ी के साथ उसे 2 बच्चों से फिर से मिलने में कुछ ही मिनट लगे। बच्चे उसे सुरक्षित और स्वस्थ वापस देखकर स्वाभाविक रूप से खुश थे। हालांकि वे दूर थे, लेकिन वे दूर से लड़ाई की आवाज़ें सुन सकते थे। राक्षसी मार्शल कौशल के कारण होने वाली हलचल ने उन्हें भयभीत कर दिया और वे एड्रियन की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। जब उसने देखा कि बच्चे उसके लिए कितने चिंतित थे, तो उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। उसने उन्हें गाड़ी में बिठाने से पहले जल्दी से शांत किया। उनकी परिवहन की समस्या हल हो गई थी, इसलिए उन्हें अब जंगल से होकर नहीं गुजरना पड़ा। एड्रियन आगे की सीट पर बैठ गया और जादुई जानवरों को एक अलग रास्ते पर ले जाने लगा। वह अभी भी अन्य राक्षसी साधकों की संभावना के बारे में चिंतित था। जरूर, वह इस बार इसे संभालने में सक्षम था, लेकिन अगली बार के बारे में कौन सुनिश्चित हो सकता है? क्या होगा अगर यह गोल्डन कोर क्षेत्र या नवजात आत्मा क्षेत्र में एक राक्षसी साधक होता? वह अच्छा था, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं था। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए उसने लगाम कसी और जादुई जानवरों को अपनी पूरी गति से जाने के लिए कहा। वे इसी तरह चलते रहे और पूरा दिन एक झटके में बीत गया। इस बीच थोर्न सिटी में पूरे शहर में हलचल मच गई थी। पिछले दिन गेट फिर से खुलने के बाद सभी को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। हालांकि आज सुबह एक चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पहले जब राक्षसी साधक शहर छोड़ते थे, तो वे भ्रम सरनी को निष्क्रिय नहीं करते थे। इससे यह एक और दिन के लिए सक्रिय रहने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ रह गया। यह एक उच्च स्तरीय सरनी थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी भागने की योजना को काम करने के लिए इसे पीछे छोड़ना पड़ा। जब शहर के निवासी अगली सुबह जागे, तो सरनी पहले से ही ऊर्जा से बाहर हो गई थी और शहर के निवासी स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि क्या हुआ था। इसे पसंद करें, सदस्यता लें।